मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन, राइट। और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेशन का जो प्रोसीजर कस्टम एक्ट के अंतर्गत है उसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और उस पर लेके जाना चाह रही हूँ कि इम्पोर्ट ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी इंपोर्ट का प्रोसीजर है वहाँ पर आएंगे। यहाँ डिटेल इसलिए नहीं दे रखी ज़्यादा क्योंकि हम इन सब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं और ये अलग अलग चैप्टर्स में पहले से ही डिस्कस हो चुका है। और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया था उसमें भी बहुत सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे इम्पोर्ट का लाइसेंस है, ठीक है, इंटेंट जो आप ट्रेड इंक्वायरी करते हैं, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट है जो बैंक इशू करता है। शिपिंग एडवाइस जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को जो है एक्सपोर्टर जो है इम्पोर्टर को जो है भेजेगा। बिल ऑफ एंट्री, जिस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं हम और वहाँ पर हमारा एक शिपिंग बिल का नाम का डॉक्यूमेंट होता है, राइट। उसी से मिलता जुलता यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री होगा। नेक्स्ट इज़ डिलीवरी ऑर्डर, तो ये डिलीवरी से रिलेटेड जो है एक तरीके से ऑर्डर है जिसमें हम एक्सपोर्टर जो है वो बताता है इम्पोर्टर को किस की डिलीवरी का जो गुड्स का क्या सीन है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इनवॉइस का मतलब बिल से है जो एक्सपोर्टर के द्वारा इम्पोर्टर को दिया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ डॉक वारंट। डॉक वारंट मीन्स एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि डॉक पर जो भी गुड्स आई हैं उनका एक तरह से एंटाइटलमेंट उनके बारे में कि वो उन गुड्स के ऑनरशिप को एक तरह से प्रूव करना वो एक डॉक वारंट के ज़रिए किया जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम इम्पोर्ट ट्रेड में यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद आता है चेंजेस इन इम्पोर्ट प्रोसीजर्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के आने से इम्पोर्ट प्रोसीजर, जिस तरीके से एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिफरेंट हुए थे यार, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया था। इम्पोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर में जीएसटी के आने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे एक तो जीएसटीआईएन का एंट्री हुआ है, पहले जो नहीं था। जीएसटी आने के बाद एक नंबर जो जीएसटीआईएन के नाम से इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर यूज़ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है हम करेंगे यहाँ पर प्रोसीजर में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस हियर। एक तो है आईईसी कोड, बिल्कुल वैसे ही जब मैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो पैन है हमारा उसे आईईसी कोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और एंट्री लेवल पे इस्तेमाल होगा। और जीएसटीआईएन का इस्तेमाल करेंगे हम जब हमारे ट्रांजेक्शन होंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन लेवल पर जीएसटीआईएन का यूज़ करेंगे हम। पैन का इस्तेमाल हम कोड की तरह करेंगे एंट्री लेवल पर, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये भी है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस संबंध में एक नोटिस इशू किया था 12 जून 2017 को, जिसके अंतर्गत जीएसटीआईएन के यूज़ से रिलेटेड उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है। ओके, सो ये तो हो गया थोड़ा सा टेक्निकल चीज़। दूसरी बात जो है चेंज इन बिल ऑफ एंट्री, जिस तरीके से एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे जीएसटी के आने के बाद, सिमिलरली इम्पोर्ट के केस में भी, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी बिल ऑफ एंट्री में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। और जैसे हमें जीएसटी लगाना है आईजीएसटी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है आईजीएसटी का प्रोविज़न रहेगा। तो आईजीएसटी का रेट, अमाउंट, जीएसटी का कॉम्पनसेशन सेस अमाउंट, इन चीज़ों के हम एक तरीके से जो उसमें डिटेल डालेंगे तो वो इसी वजह से ही कुछ ये चीज़ें कुछ इसलिए ऐड हुई हैं क्योंकि जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक हो या मैनुअल फॉर्मेट्स हो बिल ऑफ एंट्री के, तो चाहे वो एक कुरियर बिल ऑफ एंट्री हो, तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो उसमें हुए हैं, ठीक है। सो ये थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हैं कि एक तो बिल ऑफ एंट्री में कुछ चेंजेस आए हैं, परिवर्तन आए हैं।
और दूसरा इसमें आईईसी जो है वो जो है जीएसटी रिजीम के अंतर्गत जीएसटीआईएन को हम यूज़ करेंगे, और जिसमें हमने बताया कि पैन का भी इस्तेमाल होगा, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, और जीएसटीआईएन का भी इस्तेमाल होगा। दोनों का जो एरिया है वो डिफरेंट है। सो ये थोड़ा सा प्रोसीजर में टेक्निकल जो चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ जीएसटी वो हम देख सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी हो गई। हम डिटेल यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी डिटेल बहुत बार कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि इम्पोर्ट का जो प्रोसीजर है उसे हमने दो पार्ट्स में बांटा था। एक पार्ट था जो जनरल प्रोसीजर है, और दूसरा पार्ट है जो प्रोसीजर कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रोसीजर इम्पोर्टेशन का है अंडर कस्टम एक्ट वो क्या है। इसे आगे फर्दर आप दो पॉइंट्स में क्लासीफाई करेंगे। एक है जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट, और दूसरा है स्पेशल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट। आप इस जनरल प्रोसीजर से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि ये कस्टम एक्ट के अंतर्गत जनरल प्रोसीजर है। इससे पहले जो आप जनरल प्रोसीजर पढ़ चुके हैं वो इम्पोर्टेशन का जनरल प्रोसीजर है। इम्पोर्टेशन के प्रोसीजर को दो पार्ट्स में बांटा था, जनरल प्रोसीजर एंड अंडर कस्टम एक्ट। अब ये हम बात कर रहे हैं कस्टम एक्ट के प्रोसीजर की। कस्टम एक्ट में भी दो बातें हैं, एक जनरल प्रोसीजर अंडर कस्टम एक्ट, एक स्पेशल प्रोसीजर अंडर कस्टम एक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि आप दोनों में कन्फ्यूज़न आपको ना हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट ही को डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल प्रोसीजर वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंगली अप्लाई होता है। मतलब कहने का ये है, अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब आपने अपना सामान जो है किस तरीके से मंगवाया है, बाय सी, बाय एयर, बाय लैंड। ठीक है, आपका सामान शिप से आया है, आपका सामान बाय एयर आया है, आपका सामान बाय लैंड आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जनरल प्रोसीजर डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, लेकिन हमारा जो स्पेशल प्रोसीजर है ये गुड्स जो हैं बाय पोस्ट भी आ सकती हैं, स्टोर के ऊपर भी लागू होता है, और बैगेज पे भी, जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया देने के लिए इनके ऊपर फोकस किया है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट, जिसमें मोड ऑफ इम्पोर्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो मोड के हिसाब से जनरल प्रोसीजर सेट किया गया है। ठीक है, अब आप देखो इसको जनरल प्रोसीजर, हाँ, हमने यहाँ लिख दिया जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट। इसमें भी फिर आगे दो क्लासिफिकेशन है। पहले हमने सबसे पहले क्लासीफाई कब किया था, जब हमने ये देखा कि इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या है। तो इंपोर्ट के प्रोसीजर को दो पार्ट्स में बांटा, जनरल प्रोसीजर एंड प्रोसीजर अंडर कस्टम एक्ट। ठीक है, अब जब जनरल प्रोसीजर हमने कर लिया लास्ट वीडियो में, जब प्रोसीजर अंडर कस्टम एक्ट हम आए उसमें हमने फिर दो पार्ट्स बांटे, जनरल प्रोसीजर ऑफ जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट। ठीक है, और स्पेशल प्रोसीजर। जनरल प्रोसीजर में देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और इसमें हम ये 3 पॉइंट्स देखते हैं। अब जब जनरल प्रोसीजर को हम और आगे डिफाइन करेंगे, इसने फिर अपने प्रोसीजर को दो पार्ट्स में बांट दिया है। मतलब 2 और 2 4 और 2 6 क्लासिफिकेशन हो गए हैं सिर्फ एक इम्पोर्टेशन के लिए। ठीक है, अब इसने क्या किया, फिर से जो हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट है, जो ये वाला है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला है, इस पॉइंट को इसने फिर से दो पार्ट्स में बांटा है। क्या कि वो प्रोसीजर जो कन्वेंस का मालिक फॉलो करता है, और वो प्रोसीजर जो इम्पोर्टर फॉलो करता है। देखो आप ध्यान से, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, और प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इम्पोर्टर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। यानी कि यहाँ दो व्यक्ति इसको अलग अलग तरीके से डील करेंगे, दोनों करेंगे तो हमारा इम्पोर्ट का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के आधार पर किया था। जैसे ही हमने ये देखा कि मान लीजिए हमारा जो माल है वो बाय एयर आया है, तो बाय एयर में देखेंगे कि एयर को बाय एयर जो आता है तो उसको एयरक्राफ्ट को कौन ड्राइव करता है, पायलट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पायलट के पार्ट पर क्या क्या प्रोसीजर है। मान लीजिए मेरा सामान बाय शिप आया है, तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो सामान शिप से आया, तो शिप का
कैप्टन कौन है, शिप को चलाने वाला कौन है, कैप्टन है। तो कैप्टन यहाँ पे देखेगा कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। और अगर हमारा सामान बाय लैंड आया है तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि बाय लैंड कैसे आया है, ट्रेन से आया है तो ट्रेन का जो गार्ड या जो उसको हम ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा जो है देखेगा, ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। और अगर प्राइवेट व्हीकल किया है या दूसरा ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ किया है तो उसका जो ड्राइवर मान लो ट्रक्स से आया है या और बड़े बड़े जो बड़े जो हैवी ट्रक्स होते हैं जिससे सामान जो है लोडिंग की जाती है और अपलोड किया जाता है, तो उसमें उसके जो ड्राइवर होते हैं वो पर्सन इन इंचार्ज रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले आपने किया उसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई, जनरल प्रोसीजर और प्रोसीजर अंडर कस्टम एक्ट। अब जब जनरल प्रोसीजर में आपने कुछ स्टेप्स देखे थे जिसमें ट्रेड इंक्वायरी, इंडेंट और वो सारी चीज़ें थी, राइट, वो 10-12 स्टेप्स आपने देखे हैं। उसके बाद जब हम कस्टम एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो कस्टम एक्ट में दो पार्ट्स करते हैं, एक जनरल प्रोसीजर और एक कौन सा प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर। बस आप सिर्फ इतना भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा, जनरल प्रोसीजर एंड स्पेशल प्रोसीजर। जनरल प्रोसीजर में हम देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, स्पेशल प्रोसीजर में हम ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर अब जब जनरल प्रोसीजर में हम आए तो फिर आगे ये प्रोसीजर दो अलग अलग लोग फॉलो करेंगे। एक वो करेगा जिसने गाड़ी चलाई है, जिसने बाय एयर लेकर आया है या जो बाय शिप लेकर आया है, राइट। और दूसरा जो है वो करेगा जिसने सामान मंगवाया है, मतलब जो इम्पोर्टर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जो पर्सन इंचार्ज है, जो कन्वेंस यानी कि जो व्हीकल को लेकर आया है, ठीक है, उसके पार्ट पर 3 स्टेप्स हैं, उसका जो प्रोसीजर है वो 3 स्टेप्स में पूरा होगा। वो 3 स्टेप्स क्या क्या हैं वो हम चेक कर लेते हैं। वो 3 स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहला जो स्टेप है उसको ये देखना है कि वो जो अपना व्हीकल लेकर आएगा वो कहाँ पर, कौन से एरिया में लाना है उसको। जैसे बाय शिप अगर हम आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी बंदरगाह पर, कौन से पोर्ट पर, कौन से हार्बर पर हमें अपना शिप जो है लाना है। या अगर हम बाय एयर ला रहे हैं तो कौन सी एयरपोर्ट पर हमें लैंड करना है, ठीक है। तो अराइवल ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, और भी जो व्हीकल्स हैं, तो मतलब आपको कौन सा डेस्टिनेशन है आपका, कहाँ पर आपको लैंड करना है, कहाँ पर आपको उस अपने शिप को लेकर आना है, किस पोर्ट पर, ठीक है, ओके। और हाँ, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए जिस रूट से आपको आकर उस जगह पर आना है उस रूट पर एक्सीडेंट हो गया और उस रूट से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, और दूसरी बात है कि उस एरिया के आसपास कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, स्ट्रेस है, कोई वेदर का प्रॉब्लम है, ठीक है, वेदर चेंज हुआ है और वहाँ आना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, देन आप अपना डेस्टिनेशन या अपनी पोर्ट या बंदरगाह या आप एयरपोर्ट चेंज कर सकते हैं कि आप किसी और एयरपोर्ट पर अपना प्लेन जो है वो लैंड कर सकते हैं। ठीक होगी ये बात। ये हो गया स्टेप 1। दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ फिलिंग ऑफ इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट। देखिए, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट हैं दोनों सेम चीज़, सिर्फ नाम बदले हुए हैं। जो मैनिफेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो बाय एयर और बाय जो शिप से किया जाता है जब हम सामान ऐसे इससे मंगाते हैं। देखो, इन केस ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट से करते हैं तो हम इम्पोर्ट मैनिफेस्ट तैयार करेंगे, और अगर हम कोई और व्हीकल इस्तेमाल करते हैं जैसे बाय ट्रेन या दूसरे ट्रक्स वगैरह तो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना ही है, ठीक है। तो अब ये कौन तैयार करेगा, हम किसकी बात कर रहे थे अभी, जो कैप्टन है शिप का, जो पायलट है किसका, एरोप्लेन का, या जो ड्राइवर है ट्रक्स का, या जो ट्रेन का गार्ड है वो, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करना होता है, एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। अगर आप वेसल या एयरक्राफ्ट लेकर आ रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट तैयार करेंगे, और अगर आप बाय रोड या व्हीकल से आ रहे हैं तो आप इंपोर्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। और ये अब कब तैयार करनी है ये भी देख लेते हैं इसका टाइम। जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट तैयार करोगे वो आप अपने पहुंचने से पहले करोगे, लेकिन जब आप इंपोर्ट रिपोर्ट तैयार करोगे वो आप आने से 12 घंटे पहले, 12 घंटे के अंदर अंदर तैयार करोगे। फिर से बता रही हूँ, जब आप शिप से और वेसल से आओगे, राइट, देन आपको रिपोर्ट तैयार करनी है आने से पहले, बिफोर अराइवल,
ठीक है। और उसके अलावा अगर बाकी और किसी तरीके से आप आ रहे हैं तो आने के 12 घंटे के अंदर अंदर हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो ये दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। इसमें आपने एक इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। कौन तैयार करेगा? मैं फिर से वही बात कर रही हूँ, पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, चाहे वो शिप का कैप्टन हो या पायलट हो या ट्रेन का कंडक्टर हो या उसको आप गार्ड भी बोल सकते हैं, या दूसरे व्हीकल का जो ड्राइवर हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमारा स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3 कहता है कि आपको कुछ प्रोविजंस और फॉलो करने हैं अनलोडिंग से रिलेटेड, यानी कि जब सामान उतारोगे आप तो उसके लिए भी आपके ऊपर कुछ रूल्स लागू होंगे, वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, क्या क्या करेंगे हम? नंबर 1 कि सबसे पहले तो हम अनलोड का मतलब होता है सामान को उतारना। तो वो हम कौन सी जगह पर उतारेंगे? उसको उतारने से पहले हमारे पास एक परमिशन होनी चाहिए। इट इज़ वेरी कंपल्सरी। हम जो है एक हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए, हम तभी अनलोड करवा सकते हैं उन इम्पोर्टेड गुड्स को, और वो प्रॉपर ऑफिसर हमें देता है। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर जो उसके लिए अथोराइज है वो हमें एंट्री करने के लिए परमिशन देगा, और जब एंट्री होगी तभी तो हम अपना सामान अनलोड करवा पाएंगे ना। तो ये ज़रूरी है। तो पहला काम हमें एक तरीके से परमिशन लेना है, और अनलोड तभी करना है जब वो हमारे पास ऑर्डर हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, गुड्स शुड बी मैंशनड इन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? जो भी आप इम्पोर्ट मैनिफेस्ट या इम्पोर्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके अंदर उन सारी गुड्स का लेखा जोखा, यानी उसकी डिटेल होगी, जो गुड्स अनलोड की जानी हैं, जो इम्पोर्ट की गई हैं और अनलोड की जानी हैं। जो इम्पोर्ट की गई हैं लेकिन हो सकता है उनको अनलोड करना ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले से ही आइडिया हो गया कि वो गुड्स कुछ ज़्यादा आ गई हैं या गलत टाइप की गुड्स आ गई हैं, तो उसको अनलोड नहीं करना। तो जो गुड्स अनलोड नहीं करना, नॉट टू बी अनलोडेड, उनके बारे में डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो अनलोड करनी है वो मैनिफेस्ट और रिपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी है अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट अप्रूव्ड प्लेसेस ओनली अंडर सेक्शन डेज। तो डेफिनेटली जिस तरह से आपको पहले ये पता था कि आपको एरोप्लेन या आपको शिप कौन सी जगह पर लेकर आना है, सिमिलरली आपको कौन से एरिया में गुड्स उतारनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए भी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। एक तरीके से अप्रूव्ड प्लेस होगा, वो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, तो उसी प्लेस पर ही आपको गुड्स अनलोड करनी है। अब हार्बर तो बहुत बड़ा होता है, पोर्ट तो बहुत बड़ी होती है जहाँ पर शिप्स जो हैं आते हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं पे भी नहीं सामान उतारेंगे, सामान उतारने के लिए भी आपको प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं आप सामान अनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। ये जो भी अनलोडिंग आप करोगे ये एक प्रॉपर कस्टम ऑफिसर की प्रेजेंस में करोगे। ठीक है, उनका सुपरविज़न होगा, ऐसे ही आप अनलोड नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट वन इज़ बोट नोट। बोट नोट का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि जब शिप आ चुका है लेकिन वो प्रॉपर पोर्ट पर अभी उसको खड़े होने की जगह नहीं मिली, या हो सकता है वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे शिप्स हों या अभी उसको अप्रूवल ना मिला हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऐसी जगह पर जहाँ पर शिप्स जो है मतलब वहाँ पर शेल्टर टाइप, मतलब थोड़ा सा पानी या मेन जो उनका डेस्टिनेशन है उससे थोड़ा सा दूर वो रुक जाते हैं, वहाँ से बोट्स में सामान जो है फिर वो हार्बर पर लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि शिप ऑलरेडी अभी पानी में है, लेकिन आ चुका है, लेकिन वो इतना नज़दीक नहीं आया है, प्रॉपर पोर्ट पे नहीं आया है, तो हो सकता है कि आपको जो है उन शिप्स से सामान बोट्स पे लोड करवा कर और फिर यहाँ पर पोर्ट पर लाना पड़े। तो बोट से भी सामान लाने के लिए एक बोट नोट, एक तरीके से एक फॉर्म भरा जाता है, उसका नाम है बोट नोट, जो कि प्रिस्क्राइब्ड तरीका होता है, उसका एक फॉर्म है, उसको भरना होगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं, बोट्स के ज़रिए सामान मंगवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ अनलोडिंग ओनली ऑन वर्किंग डेज। तो ये अनलोडिंग सिर्फ वर्किंग डेज पर होगी। जो वर्किंग डेज अवेलेबल हैं, जो
गस्टेड हॉलीडेज़ नहीं है, या जो कस्टम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसके अलावा जो वर्किंग डेज़ होंगे उसी दिन सामान अनलोड किया जाएगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो इसमें भी यही पॉइंट है कि जो भी गुड्स आ चुकी हैं, अनलोड भी हो चुकी हैं, अनलोड होने का मतलब क्लियर होना नहीं होता है। आपने सिर्फ सामान उतारा है, उसके बाद उसके इम्पोर्टर को सामान ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और करनी पड़ेंगी। वो हम आगे अभी देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है इम्पोर्टर के पार्ट पर। गुड्स आ तो चुकी हैं लेकिन इम्पोर्टर के पार्ट पर अभी क्लियरेंस करवाना बाकी है, उसके बाद ही वो अपने घर लेके जा सकता है, चाहे वो होम कंजम्पशन की गुड्स हों, या हो सकता है अभी उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं किया तो उसको तब तक बंदर वहाँ पे पोर्ट पे जो वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ के लिए वो जो है जब तक वो पूरे ड्यूज़ पे नहीं करता है तब तक वो गुड्स जो है उसको कैरी नहीं कर सकता। इसीलिए वो वहाँ बंदरगाहों में जो वेयर हाउसेस बने होते हैं वहाँ पर वो सामान रखा जाता है। ठीक है, तो ये है जी स्टेप्स जो आपने देखे, जो हम करते हैं या फॉलो किए जाते हैं। जो ड्राइवर है, जो मालिक है, जो जो कैप्टन है, जो पायलट है, उन लोगों के पार्ट पर ये प्रोसीजर जो है फॉलो किए जाने हैं। ठीक है, सो ये आपने देख लिया। अब एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर कंफ्यूज रहें। इसमें हमने बात की कि प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन अंडर कस्टम ड्यूटी। प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टेशन जो है जनरल प्रोसीजर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कस्टम ड्यूटी के अंदर प्रोसीजर हम आज करने वाले थे, तो वो था कि जनरल प्रोसीजर जो है कस्टम ड्यूटी के अंदर भी एक और जनरल प्रोसीजर है। उस जनरल प्रोसीजर मतलब कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत जनरल प्रोसीजर है और एक है हमारा स्पेशल प्रोसीजर। जनरल प्रोसीजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है और स्पेशल प्रोसीजर जो है वो गुड्स किस तरीके से मंगवाई हैं, मतलब वो क्या टाइप है गुड्स का, थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब जनरल प्रोसीजर की हम बात करेंगे तो ये प्रोसीजर दो लोग फॉलो करेंगे। एक तो करेगा पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, यानी कि जो भी व्हीकल है उसका मालिक नहीं कहूँगी, उसका जो उसको चलाने वाला है, जिसके चार्ज में वो इस समय जिसकी कस्टडी में वो व्हीकल इस समय है, जो लेकर आया है सामान। और प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इम्पोर्टर फॉर क्लियरेंस, जो इम्पोर्टर अब क्लियरेंस करवाने के लिए प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसके बाद तो हम अभी बात करेंगे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बेस पे है। ठीक है, जिसको आप कहेंगे, इसमें हमने दो बात करी, पर्सन इंचार्ज और किसके पार्ट पे, इम्पोर्टर के पार्ट पे। तो अभी हम आज सिर्फ एक पार्ट ही करेंगे ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ नहीं जाओ और आप कंफ्यूज ना हो जाना, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट करवा रही हूँ। प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, तो इसमें हमने क्लियर कर दिया था कि उसके पार्ट पर क्या क्या करना है। एक तो वो कहाँ पर लैंड करेगा, कहाँ पर लाएगा अपना व्हीकल, दूसरा वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, और तीसरा ये वाले कुछ प्रोविजंस हैं वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, और इसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट्स भी देखे और GST के बारे में भी थोड़ी सी बात की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।